प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, हम मैला आंचल उपन्यास का सारांश देख रहे हैं, जिसमें हमने 2 परिच्छेद तक देख लिया। तो अब तक की जो कथा है वह यह थी कि जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जो साहब आए थे, वो कहाँ आए थे? मेरीगंज में आए थे। और जितने भी जो पारा टोले मोहल्ले के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो गार्डन में उपस्थित थे। और हमने देखा कि मेरीगंज में एक डिस्पेंसरी खोला जाएगा, जिसके संदर्भ में बात चल रही है। तो अब हम तीसरे परिच्छेद में आते हैं। तीसरे परिच्छेद में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जब बोला गया है कि मिस्त्री आएगा, फिर वह क्या बनाएगा? औषधालय बनाएगा, डिस्पेंसरी बनाएगा। ठीक है। तो जब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मिस्त्री मेरीगंज में डिस्पेंसरी बनाने के लिए आए तो बालदेव के उत्साह का ठिकाना नहीं रहा। और इस उत्साह के मूल में यह कारण विद्यमान था कि ओवरसियर साहब ने, अर्थात जो पर्यवेक्षक साहब थे, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद और ठाकुर राम कृपाल सिंह को इनकी क्या कर दी? उपेक्षा कर दी। इन दोनों को की उपेक्षा करते हुए उसी को देश का सेवक बताया था। ठीक है। तो यहाँ पे बालदेव की प्रमुखता सिद्ध हुई, तो बालदेव को अच्छा लगा। यादव टोली के खिलावन सिंह ने बालदेव से क्षमा याचना मांगी, क्योंकि वे बालदेव को रस्सियों से बांधकर ले गए थे, है ना। तो इसलिए खिलावन सिंह ने बालदेव से क्षमा मांगी और खिलावन सिंह ने बालदेव को यादव टोली में रहने का आग्रह किया, जिसे बालदेव ने स्वीकार कर लिया। अब बालदेव ने गांव के विभिन्न भागों में मिस्त्रियों के काम में उनका हाथ बटाने की ऐसी जोरदार वकालत की कि मजदूरी द्वारा जीविकोपार्जन करने वाली जातियां के जो लोग थे, उन्होंने 7 दिन तक मुफ्त मजदूरी करने का वचन बालदेव को दे दिया। तो जो मजदूर वर्ग थे, उन्होंने बालदेव को वचन दे दिया कि वे 7 दिन तक मजदूरी करेंगे और उसका पैसा नहीं लेंगे। लेकिन वे लोग यह अवश्य चाहते थे कि गांव के जो मालिक लोग हैं, जो अलग अलग टोलों के जो मालिक हैं, उनको इन दिनों अर्थात इन 7 दिनों की आधी मजदूरी दे दिया करेंगे। तो बालदेव ने डिस्पेंसरी के संबंध में मालिक टोली के लोगों को मनाने की चेष्टा की, तो उनका विभिन्न टोलियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से विरोध किया। अब देखिए, गांव का माहौल है, तो डिस्पेंसरी खोलने के लिए बालदेव ने मनाने की कोशिश की। अब राम कृपाल सिंह जो है वो क्या है? वह ठाकुर टोली से संबंधित है। इन्होंने डिस्पेंसरी निर्माण में इसलिए सहायता नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे समझते थे कि डिस्पेंसरी के मुख्तियार अर्थात स्वामी विश्वनाथ और बालदेव थे। उसी तरह ब्राह्मण टोली अस्पताल बनाने का यह तर्क देकर विरोध कर रही थी कि डॉक्टर लोग इलाज करने के स्थान पर बीमारियां फैलाते हैं और सुई लगाकर शरीर में जहर फैला देते हैं। उनका कहना था कि जो काला बुखार है, कालाजार, इन डॉक्टरों द्वारा ही फैलाया गया है तथा विलायती दवाओं में गाय का खून मिला रहता है। जब बालदेव जो है वह शिव शंकर के यहाँ पहुँचा कि डिस्पेंसरी बनाने के लिए सहायता मांगने वहाँ पहुँचा, तो वे कहीं जाने के लिए घोड़े पर सवार हो चुके थे। कौन? शिव शंकर। हाँ, उनके जो लड़के था जिसका नाम था हरगौरी ने व्यंग्यपूर्वक कहा कि कहिए बालदेव लीडर, क्या समाचार है? सुना है कि आपकी लीडरी खूब चल रही है। तो बालदेव ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, बाबू साहेब, गरीब आदमी भी भला लीडर होता है? हम तो आप लोगों का सेवक हैं। तो यह बात सुनकर जो हरगौरी है उसे आड़े हाथों लेते हुए कहता है
कि आप तो लीडर हो गए, अब कांग्रेस ऑफिस का चौका बर्तन कौन करता है। उसने घृणापूर्वक आगे और कहा, उसने कहा कि कांग्रेस ऑफिस में वोल्टियरी अर्थात वॉलेंटियरी करते थे, अब अंधों में काना राजा बनकर यहाँ लीडरी झाड़ने आए हैं, स्वयं सेवक न घोड़ा का दुम। तो बालदेव ने उससे इस नाराज़गी का कारण जानने की चेष्टा की तो हरगौरी उबल पड़ा। वे कहने लगा, उठ जाओ दरवाजे पर से, बेईमान कहीं के, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अस्पताल की मंजूरी हुई है, रुपया मिला है, सब चुपचाप मारकर अब बेगार खोज रहे हैं, चोर सब, उठ जाओ दरवाजे से। तो इस तरह से कहते हुए हरगौरी बालदेव को धक्का मारकर उठाने ही जा रहा था कि लोगों ने उसे पकड़ लिया। उसके पिता ने भी अर्थात हरगौरी के पिता शिवशंकर ने भी दुखित स्वर में कहा कि लीडरी करे या वोल्टियरी, तुमको किस बात की चिढ़ लगी, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। उसने बालदेव से भी कहा कि वह हरगौरी को अपना छोटा भाई मानकर क्षमा कर दें। हरगौरी चकित था कि थोड़ी देर पहले तो सभी लोग बालदेव की निंदा कर रहे थे, अब उनको क्या हो गया। इतने में ही यह समाचार फैल गया कि गुअर टोली का कलिया पगला गया है और उसकी टोली के लोग बलवा करने वाला दल लेकर आ रहे हैं। अब ये गुअर टोली अर्थात ग्वाला टोली को बोला जा रहा है, ठीक है, और ग्वाला टोली से संबंधित है कलिया अर्थात कालिया, ठीक है, जिसको कालीचरण के नाम से भी जानते हैं। तो यह बात फैल गई कि जो ग्वाला टोली है, यादव टोली है, वहाँ का जो कलिया है, कालीचरण है, वो पगला गया है और उसकी टोली के लोग बलवा करने वाला दल लेकर आ रहे हैं। और इसका कारण यह बताया गया कि ग्वाला टोली या यादव टोली में यह समाचार पहुंचा है कि हरगौरी ने बालदेव को जूतों से पीटा है। तो उसकी प्रतिक्रिया में कलिया अर्थात कालीचरण ने यह शपथ ली है कि हरगौरी का खून पिएंगे। तो इस बलवाई दल को शांत करने के लिए बालदेव दौड़ पड़ा और उसने उन लोगों से महात्मा गांधी की जय बुलवाकर उन्हें समझाया कि यदि लोगों ने हिंसा का मार्ग अपनाया तो उसको अनशन करना पड़ेगा। उसने कालीचरण की बहादुरी की तो प्रशंसा की, किंतु उसे जोश में होश न खोने की भी सलाह दी। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों चौथा परिच्छेद। इस परिच्छेद में महंत साहब और उसके सेवक रामदास और उनकी दासी लक्ष्मी से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो इस परिच्छेद में कौन है? महंत, ठीक है। तो महंत साहब जिसका नाम रहता है सेवादास, सेवादास का जो सेवक है उसका नाम है रामदास, और रामदास और एक दासी रहती है महंत की जिसका नाम है लक्ष्मी। तो महंत साहब अपनी दासी एवं कोठारिन लक्ष्मी को जगाकर बताते हैं कि उन्हें साहब अर्थात ईश्वर ने स्वप्न दिया है। लक्ष्मी उनकी बंदगी करके कुएं की ओर चली जाती है। रामदास महंत साहब के साथ बचपन से ही रहा है। रामदास जो सेवक है वो महंत के साथ बचपन से ही रहा है। उसमें भक्ति भाव तो नहीं है, हाँ वह सेवा अच्छी तरह से करता है और खंजड़ी अर्थात डफली अच्छे से बजाता है। खंजड़ी एक डफली की तरह वाद्य यंत्र होता है ना। तो वह खंजड़ी बजाने में बेजोड़ है। कौन? रामदास। बूढ़े महंत साहब प्रभाती को ठीक ढंग से नहीं गा पाते, किंतु लक्ष्मी साथ में गाकर उसे संभाल लेती है। 5 साल पहले जब लक्ष्मी प्रातकी गाने के समय उसको उठाते थे तो उसकी आँखों की पलकें नींद से लदी रहती थी। महंत साहब गीत की जब दूसरी पंक्ति भोर भयो अब भरम गाते थे तो वह बहुत मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाती थी। भोर भयो भव भरम, लेकिन अब नहीं। अपने स्वप्न का विवरण सुनाते हुए महंत जी आगे फिर बताते हैं कि उन्हें स्वप्न में साहिब का दर्शन देते हुए कहा था साहिब ने कि सेवादास
तुम नेत्रहीन हो, लेकिन तुम्हारे अंदर के नैनों का जोत बड़ा विलक्षण है। हम भेग बदल करके आए और तू पहचान लिया। तुम्हारे ज्ञान नेत्र में दिव्य जोत है। सो तुम्हारे गांव में परमारथ का कारज हो रहा है, अर्थात डिस्पेंसरी बन रही थी, है ना, और तुमको मालूम नहीं। तो गांधी तो मेरा ही भगत है। गांधी इस गांव में अस्पताल खोलकर परमारथ का कारज कर रहा है। तुम सारे गांव को एक भंडारा दे दो। तो इस तरह से जो महंत सेवादास है वो अपनी जो सपना देखा रहता है उसको बताता है। तो महंत जी के स्वप्न में गांव का भंडारा करने का तथ्य जो है पूरे गांव में फैल गया और उसके बारे में लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी रही और अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो आगे क्या प्रतिक्रिया देते हैं इसको देखते हैं। यादव टोली के किस्नू ने कहा कि अंधा महंत अपने आप को बड़ा प्रशिक्षित समझता है। बाबा जी होकर जो रखेलिन रखता है वह बाबा जी नहीं। ऊपर बाबा जी भीतर दगाबाजी। क्या कहते हो? रखेलिन नहीं दासीन है, किसी और को सिखाना। वह आगे कहता है, कहाँ वह बच्ची और कहाँ 50 बरस का बूढ़ा गिद्ध। रोज़ रात में लक्ष्मी रोती थी, ऐसा रोना कि जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। हम तो सो नहीं सकते थे, उठकर भैंसों को खोलकर चलाने चले जाते थे। वैसा ही चांडाल है रामदसवा, अर्थात रामदास को बोल रहा है कि महंत से भी चांडाल क्या है, जैसा चांडाल रामदसवा है वह साला भी अंधा होगा, देख लेना। पाप भला छिपे। रामदास को मिर्गी आने लगी और महंत सेवादास सूरदास हो गए, एकदम चौपट। हमारा 3 साल का दरमाहा अर्थात मासिक वेतन जो है उसको बाकी रखा है, भंडारा करता है। हम उन लोग को साधु नहीं समझते। इस तरह से कौन कह रहा है? किस्नू, जो कि यादव टोली से है। लक्ष्मी को लेकर महंत सेवादास की इतनी बदनामी हो जाती है कि किस्नू के अनुसार बहुत से लोग उसे प्रणाम बंदगी भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि धर्म भ्रष्ट हो गया है, बगुला भगत है, ब्रह्मचारी नहीं व्यभिचारी है। तो महंत सेवादास के द्वारा भंडारा किया जाना इस दृष्टि से असंभव ही लग रहा था कि गांव के ब्राह्मण अन्य जातियों के साथ बैठकर खाने को तैयार नहीं थे, जबकि यादव टोली का आग्रह था कि भंडारे का प्रबंध बालदेव को नहीं करना चाहिए। बालदेव ने भंडारे के प्रबंध से हटना चाहा तो लक्ष्मी ने इस तथ्य को कहकर विरोध किया कि यदि बालदेव जी को छोड़कर और किसी को प्रबंध करने का भार दिया तो समझ लीजिए कि भंडारा चौपट हुआ। मैं इस गांव के एक एक आदमी को पहचानती हूँ। तो यह बात सुनकर बालदेव ने लक्ष्मी की ओर देखा तो वह लक्ष्मी की बड़ी बड़ी आँखों में खो गया, आँखों में समा गया बालदेव। अब हम देखते हैं 5वां परिच्छेद। 5वें परिच्छेद का जो आरंभ है वह गांव के लोगों की मठ पर हुई सभा के वर्णन से किया गया है। तहसीलदार जो है, कायस्थ टोली का तहसीलदार है जो विश्वनाथ प्रसाद, कहते हैं कि मैं तो अस्पताल के कार्य में ओवरसियर साहब के कहने से सहायता कर रहा हूँ। हम अपने मन से तो अगुआ नहीं बने हैं, तुम ही बताओ खिलावन भाई। तो खिलावन से कहता है जो यादव टोली का प्रमुख है। ब्राह्मण वर्ग के प्रतिनिधि बूढ़े ज्योतिषी जी भविष्यवाणी करते हैं और कहते हैं कि कोई माने या नहीं माने, हम कहते हैं कि एक दिन इस गांव में गिद्ध कौवा उड़ेगा और यह अस्पताल अभी तो नहीं मालूम होगा, जब कुएं में दवा डालकर गांव में हैजा फैलाएगा तो समझना। तो इसी अवसर पर लक्ष्मी जो है पंच परमेश्वरों को संबोधित करते हुए कहती है कि परमारथ में जो विधिन डालते हैं वे मानुष नहीं। आप लोग तो शास्त्र पुराण पढ़े हैं, जग भंग करने वालों को पुराण में क्या कहा गया है सो तो जानते ही हैं। बस हाथ जोड़कर पंच परमेश्वर से विनय है, झगड़ा त्याग कर मेल बढ़ाइए। सदगुरु साहेब गांव का मंगल करेंगे, आगे आप लोगों की मर्जी। तो इस अवसर पर जब सभी लोग साथ में थे तब बालदेव को भी भाषण झाड़कर ग्रामवासियों पर अपना सिक्का जमाने का मौका
मिल गया। अतः उसने अर्थात बालदेव ने बताया कि आंदोलन में भाग लेते समय किस तरह अन्य लोगों के साथ साथ उसको भी बुरी तरह पीटा जाता था और पानी मांगने पर मुंह में पेशाब कर दिया जाता था। जब उसने अपनी कमीज हटाकर शरीर पर पड़े दाग दिखलाए तो लोग कह उठे, अरे बाप, चीता बाघ जैसा देह हो गया है, धन्य है। तो इस तरह से अपनी प्रशंसा से प्रफुल्लित होकर बालदेव ग्रामवासियों को धमकी से देते हुए कहने लगा। वह कहता है कि आप लोग अपने गांव में सेवा करने दीजिएगा, हम चन्नपट्टी चले जाएंगे। वहाँ आश्रम है, घर घर चरखा करघा चलता है, घर घर में औरत मर्द पढ़ते हैं। हम मेरीगंज को चन्नपट्टी की तरह बनाना चाहते हैं। हम अपने गांव में झाड़ू देंगे, मैला साफ करेंगे। तो इस अवसर पर बालदेव ने कस्तूरबा स्मारक निधि की मीटिंग से संबंधित एक अंग्रेजी में टाइप की हुई चिट्ठी भी पढ़ी। तो इससे जो गांव वाले हैं उस चिट्ठी को देखकर सुनकर खुसुर फुसुर होने लगी कि क्या पढ़ रहा है। तो चौधरी जी भी बालदेव जी से राय लिए बिना कुछ नहीं करते थे। यह अपने गांव का भाग है कि बालदेव जी जैसा हीरा आदमी यहाँ आकर रहते हैं। अपना गांव भी अब सुधर जाएगा जरूर। तो इस तथ्य के प्रकाश में रामकृपाल सिंह ने बालदेव से गांव न छोड़ने का आग्रह किया। उन्होंने तहसीलदार साहब का आह्वान किया कि आओ हम सब पहले की तरह फिर से मिल जाएं। गांव के लोग प्रसन्न होकर सिंह साहब की बम भोलेनाथ कहकर प्रशंसा करने लगे। तो रामकृपाल सिंह जी ने तहसीलदार साहब को हाथ पकड़कर उठा लिया और दोनों गले मिलने लगे। तो इस तरह से तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद और जो रामकृपाल सिंह है जो कि ठाकुर टोली से संबंधित है, ये दोनों का जो आपस में नहीं बनता था वो बनने लग गया। दोनों में मेल मिलाप हो गया और इस मेल मिलाप का खिलावन सिंह यादव पर उल्टा ही असर हुआ। उसे बालदेव पर भी क्रोध आया कि दुनिया भर का ज्ञान बघाड़ते रहने पर भी वह यह क्यों नहीं समझ पाया है कि सिंह साहब तहसीलदार से मेल क्यों बढ़ा रहे हैं। यादव साहब की खिन्नता को ज्योतिषी जी भाप गए, जो स्वयं भी खिन्न थे। महंत सेवादास ने बालदेव को बीजक पढ़ने के लिए रोक लिया। जब लक्ष्मी उसके समीप लालटेन रखने आई तो बालदेव को एक ऐसी अनुभूति होने लगी कि लक्ष्मी के शरीर से दुर्गा मंदिर की तरह की गंध आती है। वह मनोहर सुगंध, पवित्र गंध। औरतों की देह से तो हल्दी, लहसुन, प्याज और घाम की गंध निकलती है। इस तरह से वह सोचता है। अब हम आते हैं छठा परिच्छेद। छठे परिच्छेद का जो आरंभ है वह बालदेव के हृदय में लक्ष्मी के इन उद्गारों को लेकर मचने वाली उथल पुथल से किया गया है। आज यही प्रसाद पा लीजिए बालदेव जी, प्रसाद। लक्ष्मी के शरीर की सुगंध एक एक करके बालदेव के नेत्रों के समक्ष अपने बचपन के चित्र उभरने लगे। अब बालदेव अपने बचपन का स्मरण करता है। बालदेव को स्मरण हो आया कि उसके पिता की उसके बाल्यकाल में मृत्यु हो गई थी, फिर भी उसकी माता उसको अनाथ नहीं कहने देती थी। माँ की मृत्यु के पश्चात वह अजोधी भगत और उनकी बुढ़िया पत्नी के यहाँ रहता हुआ उनकी भैंस चराया करता था। दोनों ही प्राणी बड़े क्रूर थे और उसकी थप्पड़ों, छड़ी और लाठी से पिटाई करते थे। हाँ, उनकी बेटी रूपमती दयालु थी और वह अपने माँ बाप से छिपकर बालदेव को अच्छा भोजन दिया करती थी। उसके बाद बालदेव को वकील राम किशन बाबू और उनकी पत्नी माए जी की याद आती है। उनकी वकालत बड़ी अच्छी चलती थी, किंतु महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर वकील राम किशन बाबू ने वकालत छोड़ दी और गांव में घूमकर कांग्रेस का प्रचार कार्य करते थे। बालदेव ने उनके प्रभाव के कारण ही सुरनियों में नाम लिखाया है। माए जी इतनी दयावान थी कि एक बार जब बालदेव को बुखार आया
तो वे उस पर रात के 12 बजे तक पंखा झलती रही। दुर्भाग्यवश वे उसके 2-3 वर्ष के उपरांत ही विधवा हो गई थी और उन्होंने काशीवास के लिए जाते समय बालदेव को समझाया था। उसने कहा था माए जी ने कि महात्मा जी पर भरोसा रखो, वह सब भला करेंगे। महात्मा जी का रास्ता कभी मत छोड़ना। महात्मा अर्थात गांधी जी का रास्ता। प्रातःकाल हुआ तो खिलावन बाबू ने अपने कल के गुस्से को बालदेव पर ही प्रकट कर दिया। खिलावन जो है गुस्सा था क्योंकि राम कृपाल सिंह है ना और विश्वनाथ प्रसाद दोनों मिल गए थे। तो खिलावन कहता है कि कायस्थ और राजपूत की जोड़ी मिल गई, अब क्या है, सुराज हो गया। लेकिन भाई बालदेव, हम ठहरे सीधे साधे आदमी, कालिया पर नज़र रखना। तो जो कालिया है अर्थात कालीचरण है, कालीचरण के नेतृत्व में गांव में जुलूस निकाला जाता है और इससे चिढ़कर ज्योतिषी काका भी कहते हैं, है ना। तो खिलावन बाबू, गांव में तो सुराज हो गया, देखते हैं। अच्छा देखिएगा, गांव के लौंडे अब आज फुच्च फुच्च कर रहे हैं। इस तरह से अब हम देखते हैं 7वां परिच्छेद। यह जो 7वां परिच्छेद है, इसमें गांव की नवनिर्मित डिस्पेंसरी में नियुक्त डॉक्टर प्रशांत कुमार का नौकर और प्यारू आता है। ठीक है, तो इस तरह से डिस्पेंसरी बन गई गांव में। अब गांव में डिस्पेंसरी बनने के बाद वहां पर कौन आता है, डॉक्टर प्रशांत कुमार, और प्रशांत कुमार का जो नौकर है जिसका नाम है प्यारू। तो जो सभी गांव वाले रहते हैं उसको घेर लेते हैं। वह डॉक्टर साहब की मेज कुर्सी सजाने के बाद गमछा साबुन का प्रबंध करता है। अब गमकौवा अर्थात सुगंधित साबुन के लिए तहसीलदार साहब की बेटी कमली की शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि पूरे गांव में मात्र वही गमकौवा साबुन से नहाया करती थी। सारा गांव महक रहा है। तहसीलदार साहब के अहाते में हलवाई सुबह से ही पूड़ी जलेबी बना रहे हैं। सिंह साहब अपनी हास्य वृत्ति का परिचय देते हुए खिलावन को पकड़ लाते हैं और खिलावन के साथ हंसी मजाक करते हैं। वे कहते हैं कि तहसीलदार देखो, इसके पेट में बाय उमड़ गया है, भोज खाने से पहले ही अन्न सर्जी हो गई है। अरे भाई, औरतों की तरह रूठने से क्या फ़ायदा। चूँकि खिलावन जो है तहसीलदार और राम कृपाल सिंह से रूठा हुआ था, है ना, तो इसी कारण वह मजाक कर रहा है राम कृपाल सिंह कि तुम ही कहो तहसीलदार, हम ठीक कहते हैं या नहीं, लड़ो झगड़ो और फिर गले मिलो, रूठने का क्या माने। हमको तो बालदेव से मालूम हुआ तो जाकर देखा तो काक भुसुंडी इसके कान में मंत्र पड़ रहा है। ए बालदेव सुनो, डॉक्टर साहब आए तो पहले इसी का इलाज कराओ, कहना कि 8वां महीना है। इस तरह से वे क्या है, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो गांव के लोगों में हंसी मजाक लगातार चल रहा था। डॉक्टर साहब के आने की खबर आते ही सभी अपना अपना काम काज छोड़कर जमा हो गए। जैसे ही डॉक्टर प्रशांत आए, सब हाथ जोड़कर खड़े हो गए। डॉक्टर साहब ने भी हंसते हुए हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। वे अपने साथ रेडियो भी लाए हैं। बालदेव उनका गांव के लोगों से परिचय कराता है डॉक्टर प्रशांत से। लक्ष्मी के पूछने पर प्रशांत द्वारा बताया जाता है कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। सेवादास द्वारा प्रशांत से मठ पर आने का आग्रह किया जाता है। अब 8वां परिच्छेद है। 8वां परिच्छेद का जो आरंभ होता है वह लक्ष्मी के इस स्वगत चिंतन के साथ आरंभ होता है कि डॉक्टर प्रशांत की तरह इस संसार में उसका भी कोई नहीं है। तो जब लक्ष्मी डॉक्टर प्रशांत के माँ बाप के बारे में पूछती है तो प्रशांत बताते हैं कि उनके माँ बाप कोई नहीं है। तो लक्ष्मी भी सोचने लगती है कि डॉक्टर प्रशांत की तरह भी उनका भी कोई नहीं है। लक्ष्मी यह भी विचार करती है कि डॉक्टर को देखकर वह पिघल क्यों गई थी। वह मन ही मन कहती है, यह अच्छी बात नहीं, सद्गुरु मुझे बल दो। उसको अपने बचपन की फिर याद आती है तो वह स्मरण करती है कि किस प्रकार महंत साहब की पुकार सुनकर वह कुनमुनाती हुई जगा करती थी।
उस दिन बीजक छूकर कसम खाए थे और आज फिर पुकारने लगे। तो जो महंत है उसको फिर पुकारने लगा। तो वह सोचती है कि सद्गुरु हो, तुम्हारी बुलाहट कब होगी, बुला लो सद्गुरु अपने पास दासी को। लक्ष्मी अंधे महंत की पकड़ से छूटने का विफल प्रयास करती है, किंतु वह जब महंत के पास जाती है तो यह देखकर भौचक्की रह जाती है कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए हैं, अर्थात महंत की मृत्यु हो जाती है। अब महंत सेवादास की मृत्यु से लक्ष्मी का जो मठ है वह सूना सूना प्रतीत होता है और वह अब उनके महत्व को समझ पाई है। वह स्वयं को कोसती है और उसी के कारण महंत सेवादास सम्मार्ग से च्युत हो गए थे। इस तरह से वह सोचती है कि एक ब्रह्मचारी का धर्म भ्रष्ट करने का पाप उसके माथे पर है। उसे सांत्वना देने के लिए जब बालदेव आता है तो वह उसके संबंध में कहे गए महंत जी के इन शब्दों को याद करती है। तो बालदेव के बारे में जब महंत ने कहा था तो उसको याद करती है कि शुद्ध विचार का आदमी है, संस्कार बहुत अच्छा है, असल त्यागी यही लोग हैं लक्ष्मी। इस तरह से जब महंत ने कहा रहता है उसको याद करती है। तो जो लक्ष्मी है वह बालदेव से जब यह आग्रह करती है कि वह कंठी ग्रहण कर ले तो बालदेव उसके इस प्रस्ताव को यह कहकर टाल देता है कि कोठारिन जी, असल चीज़ है मन, कंठी तो बाहर की चीज़ है। हाँ, अंततः वह कंठी लेना स्वीकार कर लेता है, अर्थात महंत का स्थान कौन ले लेता है, अब बालदेव ले लेता है। लक्ष्मी उसको अपना बीजक दे देती है। बालदेव को लक्ष्मी के बीजक से भी उसके शरीर की नशीली गंध की अनुभूति होती रहती है। उसका मन लक्ष्मी को देखते ही पवित्र हो जाता है। अब देखते हैं 9वां परिच्छेद। उपन्यास का जो 9वां परिच्छेद है वह डॉक्टर प्रशांत कुमार के जीवन वृत्तांत से संबंधित है। तो इसमें प्रशांत कुमार के जीवन वृत्तांत को बताया गया है। वह अपनी जाति डॉक्टर बताता है जब कोई उससे पूछता है तो, तथा स्वयं को वह बंगाली या बिहारी आदि बताने के स्थान पर हिंदुस्तानी बताता है। तो प्रशांत को अपना कुल शील ज्ञात भी नहीं था, क्योंकि उसकी मां ने नवजात प्रशांत को बाढ़मग्ना कोसी नदी में बहा दिया था। हाँ, उस शिशु को नेपाल से भागे उपाध्याय जी ने बचा लिया था और उसका एक बंगाली डॉक्टरनी द्वारा पालन पोषण किया गया था। उसने पटना के मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी, किंतु उसके डॉक्टर बनने से पूर्व ही उसकी पोषक माता स्वर्ग सिधार गई थी। सन 1946 में जब कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन हुआ 1946 में, तो प्रशांत ने आग्रह किया कि अपनी नियुक्ति मेरीगंज के नवनिर्मित मलेरिया सेंटर में करा लिया। तो प्रशांत के इस आग्रह के संबंध में उनके साथी डॉक्टरों की प्रतिक्रिया थी कि वह यहाँ आकर अर्थात मेरीगंज में आकर बेवकूफ़ी कर रहा है, वह बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। किंतु उसके जो प्रिंसिपल थे, प्रशांत के प्रिंसिपल, उसने कहा कि तुमसे यही उम्मीद थी, मैं तुम्हारी सफलता की कामना करता हूँ, जब कभी तुम्हें किसी सहायता की आवश्यकता हो हमें लिखना। तो इस तरह से प्रशांत का स्टीमर चलने ही वाला था कि उसकी सहपाठिन ममता ने उसको प्रेम पूर्वक झिड़कते हुए कहा था कि आखिर तुम्हारा भी माथा खराब हो गया, तुमने तो कभी बताया नहीं, बलिहारी है तुम्हारा। ओह प्रशांत, तुम कितने बड़े हो, कितने महान हो। मैं तो अभी आ रही हूँ बनारस से, आते ही चुन्नी ने तुम्हारी चिट्ठी दी। उसने अपने रुमाल से फूल और बेलपत्र निकालकर उसके सिर को छुआते हुए कहा था कि बाबा विश्वनाथ जी का प्रसाद है, बाबा विश्वनाथ तुम्हारा मंगल करें, पहुँचते ही पत्र देना। तो इस तरह से जो उसकी सहपाठिन ममता रहती है वह प्रशांत को पत्र लिखती है। 10वां परिच्छेद यह है
कि प्यारू जो प्रशांत का नौकर है, डॉक्टर प्रशांत का जो नौकर है प्यारू, इसके संबंध में ममता को लिखे पत्र में अब वहाँ पहुँच जाता है प्रशांत मेरीगंज, तो ममता को फिर से पत्र लिखता है। तो किसके संबंध में? प्यारू के संबंध में ममता को बताता है कि तुम्हारे बाबा विश्वनाथ ने मेरे आने से पहले ही अपने एक दूत को भेज दिया था। प्यारू सचमुच देवदूत है, इसलिए तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। गांव के लोगों के बारे में प्रशांत ने लिखा कि कहने को तो ये लोग अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी है, किंतु जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है, ये लोग हम तुम जैसे को दिन में 5 बार ठग लेंगे। तो प्रशांत पत्र ही लिख ही रहा था कि उसको तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद अपने बेहोश लड़की के इलाज के लिए बुलाने आ गए। प्रशांत उसको सुई लगाने के लिए अपनी सिरिंज ठीक ही कर रहा था कि कमली ने आंखें खोल दी और सुई लगवाने से इनकार कर दिया। उसको दवा भेजी गई तो उसने दवा पीने से भी इनकार कर दिया। तहसीलदार के नौकर से ज्ञात हुआ कि कमली की सगाई 3 स्थानों से छूट चुकी है और अब कोई लड़के वाले उससे विवाह करने को तैयार नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद चाहते हैं कि किसी पछवरिया कायस्थ से अपना घर जमाई बना लिया जाए। तभी कमली के बेहोश होने की सूचना मिलती है और होश में आने पर वह प्रशांत के कहने से दवा को पी लेती है। ठीक है, तो कमली के बारे में प्रशांत ममता को जो लिखा गया पत्र है उसमें लिखता है कि केस अजीब है, हिस्ट्री और भी दिलचस्प है। तुम्हारी शीला रहती तो आज खुशी से नाचने लगती। हिस्टीरिया, फोबिया, काम विकृति और हठ विकृति जैसे शब्दों की झड़ी लगा देती। इस तरह से वह पत्र लिखता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने 10वें परिच्छेद तक देख लिया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा आगे का परिच्छेद जो बचा है उसको देखेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे का जो परिच्छेद है, कहानी है, उसको देखना ना भूलें। बहुत ही अच्छा है और ये आपके नेट में, सेट में, साथ में आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का आप एग्ज़ाम देते हैं, इन सभी चीज़ों में आपके काम आएगा। साथ साथ EMRS PGT का जो एग्ज़ाम है इसमें भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इतना ही, धन्यवाद।